Hey guys, this side welcoming you on Weeb Residence। आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू सीरीज वन पीस क्रॉनिकल्स। और इस सीरीज में हम वन पीस को आर्क बाय आर्क, सीन बाय सीन, मोमेंट बाय मोमेंट और सागा बाय सागा कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम इसका एक मेजर चंक कंप्लीट कर सके। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई स्किप नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वन पीस 1000 से ज्यादा एपिसोड्स है इसके, और हम बोलेंगे कि हाँ भाई हाँ, 1000 से ज्यादा एपिसोड्स, 100 से ज्यादा आर्क्स और 25 साल से ज्यादा का रन टाइम। 25 साल। जो लोग इसको पहले से जानते हैं उनके लिए ये एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप होगा, पर जो लोग अभी इसकी स्टोरी सुनना शुरू किए हैं, भाई 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 तुम कुछ ऐसा फील करने वाले हो जो तुम बहुत कम एनिमे में फील किए होंगे। वन पीस सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक जर्नी है। तो शुरू करें इस जर्नी को। वन पीस की दुनिया ओशन से भरी हुई है और यहाँ सिर्फ एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, पावर। बहुत साल पहले द पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर ने पूरी दुनिया घूमी और वो चीज ढूंढ ली जो कोई नहीं ढूंढ पाया था, द वन पीस। फिर उसने सरेंडर कर दिया और मरीन्स ने उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया ताकि वो गोल्डी रॉजर को एज एग्जाम्पल सेट कर पाए कि जो भी पायरेट बनने का सोचेगा उसके साथ भी सेम होगा। काइंड ऑफ पावर सिस्टम सेट करने का मोटिव था उनका। पर रॉजर्स ने मरते मरते मुस्कुरा कर कहा, और इस लाइन ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। हजारों लाखों लोग निकल पड़े समंदर की ओर वन पीस की तलाश में, और यहाँ से शुरू होती है द ग्रेट पायरेट एरा, और यहीं से शुरू होती है हमारी भी कहानी। तो बेसिकली ये दुनिया 2 टीम्स में डिवाइडेड है। एक तरफ है मरीन्स, गवर्नमेंट की आर्मी, लॉ ऑर्डर, जो बोलना है बोल लो, टेक्निकली गुड गाइस टेक्निकली। और दूसरी तरफ है पायरेट्स, फ्री लोग, अपने रूल्स, अपने सपने। कुछ ईविल है, कुछ एक्चुअली बहुत ज्यादा ईविल है, और कुछ बस एक्सप्लोर करना चाहते हैं हमारी तरह। वन पीस वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी डिफरेंट है। मैप 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू एंड साउथ ब्लू। और ये काम बेल्ट है ना, इसी के बीच वाले रीजन को ग्रैंड लाइन कहते हैं। और यहाँ का वेदर कभी भी बदल जाता है। वियर्ड आइलैंड्स है जहाँ ऐसे क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका एग्जिस्टेंस भी इम्पॉसिबल है, जैसे डायनासोर्स, जायंट्स। और इसी ग्रैंड लाइन में कहीं छुपा है हमारा वन पीस। कहाँ? आगे स्टोरी में पता चलेगा। लूफी की जर्नी की शुरुआत फूशा विलेज से होती है, एक छोटा सा गांव जो ईस्ट ब्लू में है। और ये विलेज बहुत नॉर्मल सा है, रोज वही लोग, वही समंदर, एकदम मोनोटोनस लाइफ। लेकिन एक दिन उस विलेज में रेड हेयर शैंक्स और उसकी क्रू आती है। ये लोग पायरेट्स हैं, लेकिन अच्छे वाले। और फिर है ये छोटा सा पागल मंकी डी लूफी, 7 साल का, जिसको पायरेट बनना था, शैंक्स की क्रू को ज्वाइन करना था और उसके साथ ग्रैंड लाइन जाना था। और ऐसे ही खुद को टफ प्रूफ करने के चक्कर में वो अपने फेस पे स्टैप कर लेता है। दो वो बच जाता है, पर ये मार्क उसके फेस पे हमेशा के लिए रह जाती है। ये मार्क काइंड ऑफ उसके डेडिकेशन को भी सिंबलाइज करता है। लूफी रोज शैंक्स के पास जाता, रोज उसके साथ चलने के लिए पूछता और रोज ना सुनता। एक पॉइंट पे आकर ये ऑलमोस्ट एक रूटीन बन चुका था। और इस रूटीन में एक दिन लूफी गलती से कुछ खा लेता है। शैंक्स की क्रू के पास एक खजाना था, एक डेविल फ्रूट, गोमू गोमू नो मी, सिंपल वर्ड्स, गम गम फ्रूट। लूफी ने सोचा फ्रूट है, खा लेते हैं। पर ये फ्रूट शैंक्स की क्रू ने बहुत मुश्किल से हासिल किया था, जिसको बेच के उन्हें काफी पैसे मिलते। और ये 7 साल का बच्चा बिना पूछे डेविल फ्रूट को डेजर्ट समझ के खा जाता है। और इसी डेविल फ्रूट से लूफी को उसकी पावर्स भी मिलती है। अब हम कुछ बात डेविल फ्रूट्स की बता देते हैं। सो इट्स सेड कि डेविल फ्रूट आर एक्चुअली द फ्रूट्स ऑफ द डेविल, और इसको कंज्यूम करने से पावर्स मिलती है, जो फ्रूट टू फ्रूट डिफर करता है। पर एज अ पायरेट इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, और वो ये है कि जो भी इस फ्रूट को कंज्यूम करता है वो कभी भी स्विम नहीं कर सकता। अब इस स्टोरी में एक लोकल बैंडिट आता है, हिगुमा, और वो थोड़ा इगोइस्टिक टाइप है। वो शैंक्स को बुली भी करता है, पर शैंक्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो काइंड ऑफ हंस के रह जाता है। फिर हिगुमा उसके सामने शो ऑफ करता है कि उस पे 8 मिलियन का बाउंटी है, वो 56 लोगों को मार चुका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दो शैंक्स इस ह्यूमिलिएशन पे रिस्पॉन्ड करता तो नहीं है, पर इस चीज से लूफी काफी इफेक्ट होता है।
उसका कहना था कि शैंक्स एक पायरेट है, उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था फॉर द डिग्निटी ऑफ द पायरेट्स। और वो शैंक्स को कावर्ड बोल गुस्से में वहां से जाने लगता है। शैंक्स लूफी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और जैसा कि हमें पता है कि लूफी इस पॉइंट तक गम गम फ्रूट को खा चुका है, उसका हाथ स्ट्रेच हो जाता है। अब इस पॉइंट पे शैंक्स को और उसके पूरे क्रूमेट्स को ये पता चल जाता है कि लूफी ने उस डेविल फ्रूट को खा लिया है। अब शैंक्स लूफी को डेविल फ्रूट के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि अब लूफी कभी भी ओशन में नहीं जा सकता क्योंकि वो स्विम नहीं कर पाएगा, और अगर वो बाय चांस अपने बोट से पानी में गिर जाता है ही वोंट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज ही कांट स्विम। कुछ टाइम के बाद लूफी उसी बार में था जहाँ हिगुमा आता है और वो अपने बैंडिट टीम के सामने शैंक्स को ह्यूमिलिएट कर रहा था कि शैंक्स कावर्ड है, सारे पायरेट्स ऐसे होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर शैंक्स वहां प्रेजेंट नहीं था। तभी लूफी हिगुमा को कन्फ्रंट करता है और उस पे काइंड ऑफ अटैक कर देता है। दो लूफी अभी बच्चा है और हिगुमा एक बैंडिट लीडर, तो ऑब्वियसली लूफी को वो ओवरपावर कर देता है और यहीं पे हिगुमा को भी लूफी के पावर्स के बारे में पता चलता है, तो वो लूफी को सर्कस में बेचने का सोचता है फॉर मनी ऑब्वियसली। बट इवेंचुअली कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके वजह से हिगुमा लूफी को मारने का डिसाइड करता है। अगर उन इवेंट्स के बारे में जानना है तो भाई कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू देयर। तभी वहां शैंक्स आता है और हिगुमा के ग्रुप का एक मेंबर शैंक के सर पे गन पॉइंट करता है और उसे जाने को बोलता है। एंड देन फिर शैंक्स इस सीरीज की वन ऑफ द लेजेंडरी लाइंस डिलीवर करता है। いいか山賊、俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが唾を吐きかけられようが大抵のことは笑って見過ごしてやる。だがな、どんな理由があろうと俺は友達を傷つける奴は許さない。シャンクス हिगुमा के बैंडिट्स और शैंक्स की क्रू में एक फुल फ्लेज लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें हिगुमा चुपके से निकल जाता है और ओशन में जाके लूफी को पानी में फेंक देता है। तभी वहां एक सी मॉन्स्टर आता है और वह लूफी को खाने ही वाला होता है कि वहां शैंक्स भी आ जाता है। शैंक्स अब अपना एक हाथ लूज कर चुका था, वो फूशिया विलेज से जा रहा था और जाते जाते लूफी शैंक्स को कहता है कि अब वो भी एक पायरेट बनेगा, वो अपना एक पायरेट क्रू बनाएगा और वन पीस खोज के पायरेट किंग बनेगा। लूफी को मोटिवेटेड रखने के लिए शैंक्स उसे अपना स्ट्रॉ हैट गिफ्ट करता है और कहता है कि ये उसका फेवरेट था और अगर लूफी एक ग्रेट पायरेट बन जाता है तब लूफी वो हैट शैंक्स को वापस कर देगा और शैंक्स चला जाता है। और पूरी सीरीज में लूफी उस हैट को अपने पास रखता है और इसी के वजह से लूफी के क्रू को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी बोला जाता है। 10 साल बाद लूफी अब 17 साल का है, वही स्माइल, वही हैट, वही जीरो कॉमन सेंस। वो अपने बोट में सेल कर रहा होता है कि अचानक से एक वर्लपूल क्रिएट हो जाता है। अब लूफी स्विम कर नहीं सकता था और अगर वो उस वर्लपूल में एंटर कर जाता तो ऑब्वियस सा बात था कि वो डूब के मर जाता वहीं पे ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ डेविल फ्रूट। तो वो क्या करता है ना कि वो एक बैरल में घुस जाता है और उसका बोट इवेंचुअली उस वर्लपूल में एंटर कर जाता है। ओशन में एक क्रूज शिप थी जिसके पास लूफी का बैरल फ्लोट करते हुए आता है। इस क्रूज पे एक पार्टी चल रही थी। अब बीच सी में अगर एक बैरल किसी को दिखता है तो उससे ऐसा ही लगेगा कि उस बैरल में अल्कोहल है। सेम उस शिप के क्रू को भी लगा, तो वो उस बैरल को ऊपर ले लेते हैं। अब उसी में से एक क्रू मेंबर को दूर से एक शिप दिखाई देती है। ये एक पायरेट शिप थी और इसकी कैप्टन थी एल्विडा। एल्विडा के क्रू में एक लड़का था जिसका नाम कोबी था। वो थोड़ा डरा डरा था। वन पीस की जर्नी में हम लोग कोबी से कई बार मिलेंगे, तो इसे भूलना मत। कोबी इनिशियली एल्विडा के क्रू का मेंबर नहीं था। एल्विडा काइंड ऑफ कोबी को किडनैप करके अपने शिप पे ले आई थी और उसे जबरदस्ती क्लीनिंग का काम करवाती थी। कोबी का एक ड्रीम था कि उसे मरीन बनना था। खैर, अब स्टोरी पे वापस मूव करते हैं। तो एल्विडा की शिप उस क्रूज शिप पे अटैक कर देती है। उस क्रूज शिप पे एक और कैरेक्टर प्रेजेंट थी, नामी, जो ट्रेजर चोरी करने आई थी। क्यों, वो आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस में पता चल जाएगा, तो अभी उसको स्किप करते हैं। क्रूज पे अटैक करने के बाद एल्विडा कोबी को बैरल्स अरेंज करने को बोलती है। कोबी वो करने जाता है कि वहां 3 और पायरेट्स आ जाते हैं जो एल्विडा के ही क्रू मेंबर्स थे। वो ड्रिंक करना चाहते थे। कोबी उन्हें मना करता है कि अगर ये बात एल्विडा को पता चल जाएगी तो वो इन लोगों को छोड़ेगी नहीं। ये पायरेट्स कोबी को धमकाते हैं। अब कोबी वीक था तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो वो इन्हें मना भी नहीं करता।
वो लोग जो बैरल खोलने वाले थे, दरअसल लूफी भी उसी बैरल में था। अचानक से लूफी उस बैरल से निकलता है और उसे भूख लगी थी क्योंकि वो अभी सो के उठा था। मतलब तुम समझ रहे हो, ये बंदा इतना केयरलेस है, ओशन के बीच में बैरल में ये सो जा रहा है जबकि इसे अपनी जान की फिक्र होनी चाहिए थी। खैर, इट्स लूफी। अब ये 3 पायरेट्स उसे जाने तो देते नहीं, तो ये लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब लूफी रबर मैन है तो वो ये लोग को आराम से हैंडल कर लेते। फिर लूफी और कोबी एक रूम में जाते हैं जहां कोबी लूफी को कुछ खाने को देता है और वो लोग बात करने लगते हैं अपने पास की, ड्रीम्स की, कोबी इस शिप पे कैसे आया और वो आगे क्या करना चाहता है इन फ्यूचर। और उधर वो 3 पायरेट्स एल्विडा को जाके सब कुछ बता देते हैं। उनकी बात सुन के एल्विडा को ऐसा लगता है कि उनपे जोरो द पायरेट हंटर ने अटैक किया है, तो एल्विडा वहां जाती है जोरो से निपटने। तब तक लूफी कोबी को मोटिवेट कर लेता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। सो एल्विडा जब वहां पहुंचती है तो कोबी उसको डर डर के ऑब्वियसली कन्फ्रंट करता है एंड एल्विडा कोबी पे अटैक कर देती है। अब लूफी वहां था तो कोबी पे कैसे ही अटैक हो सकता था भाई, तो लूफी ऑब्वियसली कोबी को बचा लेता है और वो एल्विडा के पूरे पायरेट क्रू से निपट भी लेता है और जीत भी जाता है। ये सब के बाद लूफी और कोबी एक छोटे से बोट पे बैठ के पास के आइलैंड की ओर निकल जाते हैं जहां जोरो कैप्चर्ड था। जब कोबी लूफी से पूछता है कि वो जोरो को क्यों बचाने जा रहा है, तो लूफी उसे बताता है कि वो एक पायरेट है और वन पीस खोज के वो पायरेट किंग बनना चाहता है और इसीलिए वो एक क्रू बना रहा है जिसमें अब वो जोरो को हायर करने वाला है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, सो लेट्स एंड इट हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लूफी और कोबी जोरो को बचा पाते हैं या फिर नहीं, और जोरो एक्चुअल में कैप्चर्ड क्यों था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अरिगातो।